सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, स्कंद पुराण में नर्मदा नदी का वर्णन रेखाखंड के अंतर्गत किया गया है। स्कंद पुराण जो है उसमें नर्मदा नदी का वर्णन रेखाखंड के अंतर्गत या रेखाखंड के रूप में इसका वर्णन किया गया है। आगे है, कालिदास के मेघदूत में नर्मदा को रेखा के रूप में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे रेखा नहीं है, रेवा है। जो कालिदास की मेघदूत पुस्तक है उसमें नर्मदा नदी का वर्णन रेवा के रूप में किया गया है। यहाँ पे रेखा नहीं है, रेवा है। नर्मदा नदी का रेवा के रूप में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे है, यही हमारा पॉइंट है कि कालिदास के मेघदूत में नर्मदा को रेवा के रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द्वारा नर्मदा को रेवोत्तर के रूप में उल्लेख किया है। क्वेश्चन आता है कि शतपथ ब्राह्मण द्वारा नर्मदा को किस रूप में उल्लेख किया गया है, तो हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, रेवोत्तर के रूप में उल्लेख किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1980 में नर्मदा घाटी में भूगर्भ शास्त्री अरुण सोनकिया ने सीहोर जिले के हथनोरा से भारत के जो सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज की थी। यहाँ पे 1980 में नर्मदा घाटी में जो भूगर्भ शास्त्री अरुण सोनकिया थे, उन्होंने सीहोर जिले के हथनोरा में सबसे प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज की थी। कब की थी? 1980 में की थी। कहाँ की थी? नर्मदा घाटी क्षेत्र में की थी। किसने की थी? अरुण सोनकिया ने की थी। कहाँ, कौन सा जिला पूछते हैं? सीहोर जिले में की थी। हथनोरा जो स्थान है वहां पे, और क्या था? मानव खोपड़ी की खोज की थी। ठीक है, और इसमें खोज की जिसे नर्मदा मानव नाम दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने जो खोपड़ी की खोज की थी, अरुण जो सोनकिया जी हैं, उन्होंने हथनोरा से जो मानव खोपड़ी की खोज की थी उसे नर्मदा मानव का नाम दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत जबलपुर में लम्हेटा घाट की पहाड़ियों से राजा सौरस के कंकाल अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे राजा सौरस के कंकाल भी प्राप्त हो गए हैं। पूछेंगे राजा सौरस कौन थे? कभी पढ़ा है अपने राजा सौरस के बारे में कहीं भी हिस्ट्री में, या कहीं भी आपने राजा सौरस के बारे में पढ़ा है? तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। यहाँ पे हमारे राजा सौरस डायनासोर की प्रजाति है। ये डायनासोर की प्रजाति है राजा सौरस की। ये डायनासोर थे। जो राजा सौरस थे वो कोई इंसान नहीं थे, डायनासोर थे, और उनकी कोई एक प्रजाति थी, डायनासोर की प्रजाति थी राजा सौरस। ठीक है, और इसकी खोज 1982 से 84 के बीच 1982 और 1984 के
बीच में श्री सुरेश श्रीवास्तव जी ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा घाटी के सर्वेक्षणकर्ता HD सांकलिया जी, मैक्रॉन और RV जोशी थे। ठीक है, जो नर्मदा घाटी के सर्वेक्षणकर्ता HD सांकलिया, मैक्रॉन और RV जोशी थे। ठीक है, इन्होंने ही नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया था। इसके बाद अगला पॉइंट है होशंगाबाद के आदमगढ़ शैलाश्रय से मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो होशंगाबाद के आदमगढ़ शैलाश्रय से मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो मानव था उसकी मृत्यु होने के बाद उसके जो पालतू पशु होगा उसे भी साथ में दफना दिया था। तो उसके जो पशुपालक होने के साक्ष्य हमें अभी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से होशंगाबाद से मानव पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मानव था वो पशुपालक भी था, साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गाय ना पालो, ऐसा कहीं लिखा है क्या? तो गाय भी पालिए, गाय की सेवा करें। सो यहाँ पे एक और पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 13 अगस्त 2003 में गुजरात में जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है वहाँ पे एक खोज की गई थी जिसमें डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट था, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और आपके बाद अगला पॉइंट है हमारा नर्मदा नदी सदावाहिनी नदी है। नर्मदा नदी सदावाहिनी नदी है, इसमें पूरे वर्ष या पूरे साल पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है। ठीक है, और ये जल क्यों भरा रहता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है इसमें रेह मिट्टी पाई जाती है। पूरे साल पानी भरा रहता है, उसका मुख्य कारण है रेह मिट्टी। रेह मिट्टी जो है वो पानी कम सोखती है, इसी कारण इसमें पानी पूरे साल भरा रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है नेमावर। नेमावर को नर्मदा का नाभि कुंड कहा जाता है। नेमावर को नर्मदा का नाभि कुंड कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि नर्मदा का नाभि कुंड किसे कहा जाता है, हम आंसर दे सकते हैं नेमावर। नेमावर को नर्मदा का नाभि कुंड कहा जाता है। इसके बाद कुछ जलप्रपात हैं, प्रमुख जलप्रपात हैं। नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात, तो हमारे सबसे पहले आता है कपिलधारा जलप्रपात जो 24 मीटर है, और इसके साथ ही दुग्धधारा जलप्रपात जो 10 मीटर है। और ये दोनों ही जलप्रपात अनूपपुर जिले में अमरकंटक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला है धुआंधार जलप्रपात, ये 10 मीटर है और ये भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि 7 से 8 मीटर है और ये महेश्वर में खरगोन जिले में स्थित है। बुक्स में या इंटरनेट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग इसकी ऊंचाई दी होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है जबलपुर में बामन गंगा। जबलपुर में बामन गंगा एवं नर्मदा नदी के संगम पर। जबलपुर में बामन गंगा एवं नर्मदा नदी के संगम पर भेड़ाघाट स्थित है। तो यदि क्वेश्चन आता है
कि क्वेश्चन आता है कि जबलपुर में भेड़ा घाट कौन सी नदी के संगम पर स्थित है? तो बामनगंगा और नर्मदा नदी के संगम पर भेड़ा घाट स्थित है। इसके बाद अगला है, ये हमारा फोर्थ है, मानधार जलप्रपात जो 12 मीटर है और ये खंडवा में स्थित है। पॉइंट है, महेश्वर में नर्मदा नदी के मध्य शालिवाहन राजा द्वारा निर्मित शालिवाहन मंदिर स्थित है। महेश्वर में नर्मदा नदी के शालिवाहन राजा द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था जिसका नाम दिया है शालिवाहन मंदिर। ठीक है, इसे शालिवाहन मंदिर कहा जाता है और ये कहाँ? महेश्वर में नर्मदा नदी के मध्य स्थित है। शालिवाहन राजा द्वारा निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे? महेश्वर में। यदि नदी पूछते हैं तो नर्मदा नदी के मध्य में। इसके बाद आगे है, इस मंदिर को स्थानीय लोगों द्वारा स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उस शालिवाहन मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी पर भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध, नर्मदा नदी पर भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध सरदार सरोवर बांध 163 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला पॉइंट है, नर्मदा अपवाह में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जबलपुर है। नर्मदा नदी अपवाह क्षेत्र में जो सबसे बड़ा जिला है वो जबलपुर है और इससे पहले मैंने नर्मदा अपवाह तंत्र पहले ही बता चुके हैं मैंने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन में पर्यावरण एवं सामाजिक कारणों से नर्मदा परियोजना का विरोध किया था। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। नर्मदा को जो नर्मदा पर बनने वाला सरदार सरोवर बांध है उसको रोकने के लिए तथा पर्यावरण को बचाने के लिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। कब? 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। पाटकर जी जो हैं उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में पर्यावरण एवं सामाजिक कारणों से नर्मदा परियोजना का विरोध किया था। इसके बाद अगला पॉइंट है, विख्यात लेखिका अरुंधति राय ने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन में साथ दिया था। जो विख्यात लेखिका हैं अरुंधति राय जी, उन्होंने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन में साथ दिया था। ये आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता मेघा पाटकर, अरुण पटेल, अरुंधति राय, बाबा आपटे, सुंदरलाल बाहुगुड़ी, शबाना अज्ञामी आदि थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा ये 5 माह की यात्रा थी जो कि 11 दिसंबर 2016 में चलाई गई थी। जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहां से प्रारंभ की थी। 15 मई 2017 को समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा यही पॉइंट है, नर्मदा संरक्षण एवं शुद्धिकरण के
उद्देश्य से 5 माह की यात्रा प्रारंभ की गई। यह यात्रा 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से प्रारंभ की गई। 148 दिन तक प्रदेश में 16 जिलों से होकर 3350 मीटर की दूरी के साथ 15 मई 2017 को यह यात्रा समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पे नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा चलाई गई थी, जो कि नर्मदा के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के उद्देश्य से इसको चलाया गया था, इस यात्रा को चलाया गया था। और ये 5 माह की यात्रा थी और इसका प्रारंभ 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से प्रारंभ किया गया था और 148 दिन तक प्रदेश में 16 जिलों से होकर 3350 मीटर की दूरी के साथ 15 मई 2017 को यह यात्रा समाप्त कर दी गई थी। तो ये हमारे नर्मदा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आज इस वीडियो में बताया, और इससे पहले भी कुछ वीडियो जो थी उसमें भी मैंने नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारी यहाँ पे नर्मदा नदी के समाप्त होती है। ये नर्मदा नदी परियोजना या नदी परियोजना हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चंबल नदी के बारे में, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।